10th फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट मास अटैच टू स्प्रिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी सेक्शन बी भी आ सकता है, सेक्शन सी में भी आ सकता है। मास अटैच टू स्प्रिंग ये एक सिस्टम है, ठीक है, ये एक सिस्टम है। दिस इज अ सिस्टम, ठीक है। और इस सिस्टम में टोटल कितनी चीजें हैं? दो। एक इसमें आपके पास है मास और दूसरा आपके पास क्या है? स्प्रिंग है। और इन दोनों को आपस में क्या किया गया है? अटैच किया गया है। क्या किया गया है? अटैच। और ये क्या करते हैं? परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये किसको परफॉर्म करते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन को। मास अटैच टू स्प्रिंग में दो, ये एक सिस्टम है, दो चीजें हैं, मास भी है, स्प्रिंग भी है, अटैच किया गया है। और ये क्या करते हैं? परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब किस तरह परफॉर्म करते हैं, हम इसको थोड़ा सा जो है वो स्टडी कर लेते हैं। यहां पे हम एक स्प्रिंग जो है वो ड्रा कर लेते हैं। पहले ये इस पोजीशन पर था, ठीक है। हम इसको थोड़ा आगे लेके चले जाते हैं। इसको हम कहते हैं कि आपके पास कौन सी पोजीशन है? दिस इज मीन पोजीशन, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन। और ये फिर यहां पे वापस आता है, इसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्सट्रीम। दिस इज माइनस एक्स नॉट, दिस इज प्लस एक्स नॉट। और इसको आप कर ले x इज इक्वल टू 0। ये इस पॉइंट से कभी आगे जाता है, कभी क्या जाता है? पीछे जाता है, ठीक है। जब इसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं इस डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स, तो ये क्या चीज कवर कर लेता है? डिस्प्लेसमेंट x। और वहां से इनको एक फोर्स वापस लेके आती है जिसको हम कहते हैं एफ ऑफ आर। एफ ऑफ आर कौन सी फोर्स है? रिस्टोरिंग फोर्स। अभी यहां पे हुक्स लॉ जो है वो आ जाती है, तो हम इसको हुक्स लॉ के अंदाज में एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी हुक्स लॉ भी आ जाती है। हुक्स लॉ आपने क्लास 9 में पढ़ी होगी। हुक्स लॉ क्या है? वहां पे इनकी डिफिनेशन है, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहां पे थोड़ा सा इसमें चेंज है। ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, जितनी ये डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। तो हम सिंपल क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू displacement and always directed towards the mean position. Restoring force is directly proportional to displacement and negative sign shows that it is always directed toward the mean position. Proportionality को खत्म करें तो if restoring is equal to minus kx, if restoring is equal to minus kx, अब अगर आप यहां से k निकालें तो if restoring डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू माइनस k डिवाइडेड बाय x, माइनस अभी खत्म करें तो चूंकि k कांस्टेंट है, तो if restoring डिवाइडेड बाय x, इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर। अब ये जो k है, ये जो यहां पे k है, k इसको हम क्या कहते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट। k आपके पास क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये क्या करता है? ये हमें स्टिफनेस के बारे में बताता है। किसके बारे में? स्टिफनेस। स्टिफनेस क्या है? कि ये जो स्प्रिंग है ये कितना हार्ड है और कितना सॉफ्ट है, ये हमें कौन बताता है? ये हमें के बताती है। क्या बताती है? के। अगर स्प्रिंग मोटरसाइकिल या गाड़ी का है तो हार्ड है, के ज्यादा होगी। अगर पिन में लगा है तो के क्या होगी? कम होगी, सॉफ्ट है। अब ड्यूरिंग द मोशन, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक
न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक देखिए, जितनी अप्लाइड फोर्स होगी उतनी कौन सी फोर्स होगी, रिस्टोरिंग फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर, सिर्फ डायरेक्शन में क्या होगी, ऑपोजिट। तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ये आपके पास एम ए के भी बराबर है, किसके, एम ए की। यहाँ पे के एक्स की, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यहाँ पे एम ए की, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, मैग्नीट्यूड में बराबर है और डायरेक्शन में अपोजिट है। तो इसको इसमें पुट करें या इसको इसमें पुट करें, दोनों ही की बात है। तो आप सिंपल करें, एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इधर देखें, एम ए भी रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर है, ये भी रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर है। तो अब आप क्या करोगे, देखें दोनों साइड्स को आप m पे डिवाइड कर ले, तो m डिवाइडेड बाय m, एम ए डिवाइडेड माइनस के एक्स डिवाइडेड बाय m, ये और ये आपस में कैंसल, तो a इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। के बाई एम जो है ये आपके पास एक अदर कांस्टेंट के बराबर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओमेगा स्क्वायर। क्यों हमने इसके बराबर लिया है, क्योंकि दोनों के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की यूनिट्स और डायमेंशंस आपस में बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a इज इक्वल टू माइनस, ये दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट इनटू x। ठीक है, कांस्टेंट को खत्म करें, a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। अब इसका मतलब क्या है, इसका बहुत ही सिंपल मतलब है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ऑलवेज डायरेक्टली टुवर्ड द मीन पोजीशन। और इसका मतलब रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ऑलवेज डायरेक्टली टुवर्ड द मीन पोजीशन। अब इस पे हम दो एमसीक्यूज कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। पहली एमसीक्यूज है कि रिस्टोरिंग फोर्स जीरो हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कब जीरो होगी, इधर देखें, इफ x इज इक्वल टू जीरो, तो f ऑफ r इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स माइनस के इंटू जीरो, तो f ऑफ r इज इक्वल टू जीरो। रिस्टोरिंग फोर्स कब जीरो होगी, जब आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो। रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम कब होगी, जब x किसके बराबर होगा, x नॉट के, तो f ऑफ r इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स नॉट। रिस्टोरिंग फोर्स एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी। एक और एमसीक्यूज है कि एक्सेलरेशन जो है वो कब मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अब इधर देखें, अगर आप मीन पोजीशन पर है तो x जीरो के बराबर है, a भी किस चीज के बराबर आ जाएगी, जीरो। a को यहां पे जीरो पुट कर ले। अगर आप एक्सट्रीम पोजीशन पर है तो a x बराबर है किसके, x नॉट के, तो आप सिंपल क्या कर ले, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स नॉट। इसका मतलब यह है कि एक्सेलरेशन जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम है और मीन पोजीशन पे आपके पास क्या है, जीरो है। क्या है, जीरो है। रिस्टोरिंग फोर्स एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम है और मीन पोजीशन पर क्या है, जीरो है। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग। हमने मास अटैच टू स्प्रिंग की टाइम पीरियड जो है वो फाइंड करनी है। ठीक है, हम थोड़ा सा टाइम पीरियड जो है उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं इस डायग्राम के जरिए। ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, अब इधर देख लें, ये जो स्प्रिंग है इसका ये जो मास है, ये पॉइंट ओ मीन पोजीशन से आगे जाता है, पॉइंट ए एक्सट्रीम पोजीशन, फिर यहाँ पे पीछे आता है पॉइंट बी एक्सट्रीम पोजीशन, फिर यहाँ पे आ जाता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। इस दौरान ये जो पूरा साइकिल इसने कंप्लीट किया है, इस दौरान इसने जो टाइम लिया है इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और अ साइकिल। टाइम रिक्वायर्ड to complete one
वाइब्रेशन या साइकिल, वो टाइम जिसमें ये एक वाइब्रेशन या एक साइकिल को कंप्लीट कर लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। अच्छा, अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए हमारे पास एक इक्वेशन है, ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। ओमेगा आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है और डेल्टा थीटा आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और डेल्टा टी आपके पास क्या है, टाइम। अगर हम इसको एक कंप्लीट साइकिल के लिए ले लें, साइकिल हम इस तरह भी ले सकते हैं, गोल साइकिल भी ले सकते हैं। पूरे साइकिल में जो एंगल कवर होता है वो आपके पास है 2 पाई, और अगर 2 पाई का एंगल कवर होता है तो इसमें जो टाइम लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल टी, टाइम पीरियड। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर, या इसको आप इसके ऊपर क्या ले लें, स्क्वायर ले लें, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर और 2 पाई डिवाइडेड बाय टी का स्क्वायर। इसको आप नाम दे दिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें पता है, वी नो दैट के ओमेगा स्क्वायर आपके पास बराबर है के डिवाइडेड बाय एम के। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। सेकेंड को आप किस में पुट कर लें, फर्स्ट में। पुट सेकेंड इन अ फर्स्ट, सेकेंड को फर्स्ट में पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर आ जाए, और ये के डिवाइडेड बाय एम। बेटे यहाँ पे, अच्छा अब आप सिंपल क्या कर ले, इसको थोड़ा सा उल्टा कर ले, नीचे वाले को ऊपर कर ले, ऊपर वाले को किधर कर ले, नीचे। तो आपके पास क्या हो जाएगा, m डिवाइडेड बाय k इज इक्वल टू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। दोनों साइड पे 4 पाई स्क्वायर जो है वो ज़रब कर लें, तो टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर, ये और ये आपस में कैंसल, और यहाँ पर भी इस तरह कर ले, m डिवाइडेड बाय k ज़रबे 4 पाई स्क्वायर। तो आपके पास आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय k ज़रबे 4 पाई स्क्वायर। दोनों साइड पे अंडर रूट ले लें, m डिवाइडेड बाय k, और ये 4 पाई स्क्वायर के ऊपर अगर आप अंडर रूट ले ले तो 2 का स्क्वायर पाई का स्क्वायर, ये खत्म हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू m डिवाइडेड बाय k। ये आपके पास क्या है, इक्वेशन है किसका, टाइम पीरियड का, मास अटैक टू स्प्रिंग। इसका मतलब क्या है कि टाइम पीरियड दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक डिपेंड करती है किस पे, मास पे, और सेकंड चीज डिपेंड करती है किस पे, स्प्रिंग कांस्टेंट पे। ठीक है, एक डिपेंड करती है मास पे और एक डिपेंड करती है स्प्रिंग कांस्टेंट पे। टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, और टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्प्रिंग कांस्टेंट अंडर रूट के। अगर हम मास को 4 दफा इंक्रीज कर लें, ये जो m है इसको हम 4 टाइम्स कर लें, तो आपका जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर हम k को 4 टाइम्स इंक्रीज कर ले तो आपका जो टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ। ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट आती है फ्रीक्वेंसी। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो अब बहुत ही सिंपल है अगर आपने टाइम पीरियड फाइंड किया है, क्योंकि आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी बराबर है 1/t के। तो t की वैल्यू सीधा यहां से उठाओ, वहां पे लिखो 1/2 पाई, और ये हो जाएगा m, और ये हो जाएगा k किधर चली जाएगी, ऊपर। तो f इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटू k डिवाइडेड बाय m। k नीचे से ऊपर गई है, तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट k, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। टाइम पीरियड का मास के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन फ्रीक्वेंसी का मास के साथ इनवर्स।
टाइम पीरियड का पेयर के साथ इनवर्स है, लेकिन फ्रीक्वेंसी का के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब जो स्प्रिंग सख्त होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, जिसमें मास ज्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। ये बिल्कुल उसके उलट है। क्या है, उलट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम को आज हम स्टडी करेंगे। इसकी फ्रीक्वेंसी भी निकालेंगे और इसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि टाइम पीरियड क्या चीज़ होती है। व्हाट इज टाइम पीरियड। देखें, ये आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। दिस इज अ सिंपल पेंडुलम। ये आपके पास एक सिंपल पेंडुलम है। ये पॉइंट है O, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। ये पेंडुलम जब पॉइंट O से जाती है A, फिर A से आती है B, फिर B से आती है O, इसमें इसका एक कंप्लीट साइकिल पूरा हो जाता है। देखिए इस तरह जाती है, आगे जाती है, फिर पीछे आती है, फिर आगे जाती है। इसमें इसका एक कंप्लीट साइकिल पूरा हो जाता है। इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। क्या कहते हैं, टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन या साइकिल। अच्छा, अब टाइम पीरियड को हम कैसे निकालेंगे। देखिए, हमें पता है कि ओमेगा स्क्वायर बराबर है किसके, G डिवाइडेड बाय L के। ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, G डिवाइडेड बाय L के। आप पीछे जाएं, वहां पे आप चेक करें, हमने ये वाला इक्वेशन निकाला था कि A इज इक्वल टू G डिवाइडेड बाय L इंटू X। इसमें ये जो G डिवाइडेड बाय L था, इसको हमने क्या नाम दिया था, ओमेगा स्क्वायर का नाम दिया था। अब अगर मैं ऐसा करूं कि ओमेगा स्क्वायर जो है इसके ऊपर मैं अंडर रूट ले लूं, और ये जो G डिवाइडेड बाय L है इसके ऊपर भी मैं अंडर रूट ले लूं, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू G डिवाइडेड बाय L। इसको आप नाम दे दे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप देखें, ये जो ओमेगा है ये चूंकि एंगुलर वेलोसिटी है, और एंगुलर वेलोसिटी बराबर होती है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। डेल्टा थीटा आपके पास है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखिए, ये आपके पास एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B। सर्कल में जब एक बॉडी एंगुलर, देखिए सर्कल, एक तो आपके पास आर्म डिस्प्लेसमेंट है सिंपल, आप स्ट्रेट चले जाते हैं, यहां से आप आते हैं यहां, फिर यहां, फिर यहां, इस तरह आपकी डिस्प्लेसमेंट में क्या आती है, चेंजेस आती हैं। लेकिन सर्कल में जो डिस्प्लेसमेंट है वो चूंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और उसमें चेंजेस इस तरह आती हैं, दिस इज थीटा आई, दिस इज थीटा एफ। तो जब आप पूरा सर्कल जो है वो घूम जाते हो तो उसमें आपके पास एंगल कितना आता है, 2 पाई, और उसमें टाइम कितना आता है, t। तो ओमेगा आपके पास बराबर है 2 पाई डिवाइडेड बाय t। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप सेकेंड इक्वेशन को किस में पुट करें, फर्स्ट में पुट इक्वेशन सेकेंड इन अ फर्स्ट। इस सेकेंड इक्वेशन को आप फर्स्ट में पुट करें, ये फर्स्ट है। ओमेगा की जगह पे आप सिंपल क्या पुट करोगे, 2 पाई डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू, यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, G डिवाइडेड बाय L। अब इस इक्वेशन को उल्टा कर ले, t आपके पास ऊपर चला जाएगा, नीचे 2 पाई, और यहां पे L ऊपर चला जाएगा, नीचे आपके पास क्या हो जाएगा, G। अब दोनों साइड पे t मल्टीप्लाई कर ले, सलाम, t इजर बे 2 पाई इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय G इंटू L डिवाइडेड बाय G इजर बे 2 पाई। ये और ये आपस में कैंसल, तो आपके पास t आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई L डिवाइडेड बाय G।
ये आपके पास टाइम पीरियड है किसका, सिंपल पेंडुलम का। अब अगर आप इसको देखें तो इसमें दो चीजें हैं, एक आपके पास लेंथ है और एक आपके पास ग्रेविटी। टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, और टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, जी आपके पास क्या है, ग्रेविटी है। क्या है, ग्रेविटी। दो चीजें हैं, एक आपके पास लेंथ है और एक आपके पास क्या है, ग्रेविटी। अभी अगर आपको किसी ने कहा कि आप इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करके दे दो, तो फिर कैसे फाइंड करोगे फ्रीक्वेंसी? एफ आपके पास बराबर है 1 डिवाइडेड बाय टी, तो एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू एल डिवाइडेड बाय जी किधर चली जाएगी, ऊपर, तो एफ इज इक्वल टू के 1 बाय 2 पाई, और यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा, जी डिवाइडेड बाय एल अंडर दी रूट। अच्छा, अब अगर आप इस इक्वेशन को देखें, एग्जैक्टली इसमें दो चीजें हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी सिंपल पेंडुलम जो है उसकी जो टाइम पीरियड है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो दोनों दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, एक है लेंथ और एक आपके पास क्या है, ग्रेविटी। टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट एल के, टाइम पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ जी के। इसका मतलब यह है कि जहां पे ग्रेविटी ज्यादा होगी वहां पे टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा। अब आपको इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि एक पेंडुलम को हमने इंस्टॉल किया है पेशावर में और एक पेंडुलम को हमने इंस्टॉल किया है मरी में, तो आप मुझे बताएं कि टाइम पीरियड कहां पे ज्यादा होगी। आप सिंपल उसको कहोगे कि मरी में ग्रेविटी कम होगी, वहां पे हाइट ज्यादा है, तो वहां पे टाइम पीरियड क्या होगा, ज्यादा। पेशावर में आपके पास ग्रेविटी ज्यादा, तो वहां पे टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा। ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी के मुतालिक अगर आपसे क्वेश्चंस की जाए तो याद रखिए, फ्रीक्वेंसी जो है उसका लेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है और फ्रीक्वेंसी का ग्रेविटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, लेंथ के साथ इनवर्स है और ग्रेविटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपको कहेंगे कि अगर आपने टाइम पीरियड को डबल करना है, अगर आपने टाइम पीरियड को डबल करना है तो आप ऐसा करें कि इस लेंथ को एक ऐसे लेंथ पे रिप्लेस करें। नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए होंगे मुख्तलिफ तरह के, तो आप सिंपल क्या करोगे कि अगर आपने टाइम पीरियड को डबल करना है तो लेंथ को किस पे रिप्लेस करोगे, 4l पे। अगर मैं लेंथ को 4l कर लूं तो आपके पास टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। किस तरह डबल हो जाएगा, देखिए, t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 4l डिवाइडेड बाय g, तो t इज इक्वल टू 2 पाई, 4 की जगह पे मैं इस तरह लिखूंगा 2 का स्क्वायर इंटू l डिवाइडेड बाय g, ये और ये आपस में कैंसिल, t इज इक्वल टू, इस दो को बाहर कर लो, 2 पाई इंटू l डिवाइडेड बाय g, तो t इज इक्वल टू 2 लिखो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, t। इसका मतलब यह है कि जब आप लेंथ को 4 टाइम इंक्रीज कर लेते हो तो आपकी टाइम पीरियड क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। अच्छा, अब अगर आपसे फ्रीक्वेंसी के मुतालिक क्वेश्चंस पूछे जाएं, आपको कहेंगे कि L को अगर हम 4l कर ले तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है, F इज इक्वल टू 1 बाई 2 पाई इंटू जी डिवाइडेड बाय L। F इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू जी डिवाइडेड बाय 4l। F इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई इंटू जी, और यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट l। F इज इक्वल टू, ये जो 1 बाई 2 है इसको यहाँ पे लिखे और इसको इस तरह लिखे 1 बाई 2 पाई इंटू जी डिवाइडेड बाय l, तो F इज इक्वल टू, ये तो F के बराबर है F डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब यह है कि अगर हम लेंथ को 4l कर ले तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा,
डबल हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग क्वेश्चंस करते हैं कि आप सिंपल पेंडुलम जो है ये टॉपिक पढ़ के आप क्या कर सकते हो, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी क्या यूजेस हैं। देखिए, एक तो मैं आपको ये बताता हूं कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि आपके पास एक टावर है, इस टावर के ऊपर जो ये पॉइंट है, इस यहाँ पे एक रस्सी जो है इस तरह नीचे लटक रही है। क्या आप इस रस्सी की लेंथ मालूम कर सकते हैं? यस, वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। हाउ? देखिए, T इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एल डिवाइडेड बाय जी। दोनों साइड पे आप स्क्वायर ले लें, ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एल डिवाइडेड बाय जी। दोनों साइड को 4 पाई स्क्वायर पे डिवाइड कर ले, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पे एल डिवाइडेड बाय जी। जी मल्टीप्लाई कर ले, एल इज इक्वल टू के जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, ये आपके पास क्या हो जाएगा? लेंथ। इस फार्मूले के जरिए आप अगर कोई वायर है कहीं से लटक रहा है, आप सिंपली उसकी क्या फाइंड कर सकते हैं? लेंथ। कैसे? आप यहाँ पे थोड़ा सा एक मास इसमें कनेक्ट करेंगे और फिर इस तरह सिंपल पेंडुलम की तरह इसको क्या करोगे? घुमाओगे। तो जब ये घूमेगा एक टाइम मतलब साइकिल पूरा होगा, टाइम पीरियड आपको मालूम हो जाएगा। ग्रेविटी है 4 पाई कांस्टेंट है, सिंपल यहाँ पे इसको कर ले। और यहाँ पे मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूं। पाई के ऊपर जब आप स्क्वायर लेते हैं और यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू जब आप डालते हैं, दोनों आपस में हमेशा क्या होंगे? कैंसल, क्योंकि 3.14 का स्क्वायर 9 समथिंग आता है 8, और ग्रेविटी ऑलरेडी 9.8 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, यहां से आप ग्रेविटी भी फाइंड कर सकते हैं। किस तरह फाइंड करोगे? इस इक्वेशन को देखें, इसको टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल डिवाइडेड बाय जी। दोनों साइड को आप 4 पाई स्क्वायर पे डिवाइड कर लें, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय जी। अब इसको उल्टा कर लें, जी डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड पे एल मल्टीप्लाई कर ले, जी डिवाइडेड बाय एल जरबे एल इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर जरबे एल। एल और एल कैंसल, तो जी इज इक्वल टू के 4 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर जरबे एल। इस इक्वेशन से आप ग्रेविटी भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, आप एक इक्वेशन से बहुत सारे इक्वेशन जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये एक फिनोमेना है जिसमें लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो इनकी स्पीड और डायरेक्शन या स्पीड में चेंज आती है या डायरेक्शन में चेंज आती है या दोनों में चेंज आती है। इसमें डिफरेंट केसेस है, तो हम उनको इंशाल्लाह एक डायग्राम के जरिए अंडरस्टैंड करते हैं। ये जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है, इससे ऊपर का जो मीडियम है वो आपके पास है एयर, और इससे नीचे जो मीडियम है वो आपके पास है वाटर। ये मीडियम आपके पास है रेयर मीडियम, और ये मीडियम आपके पास है डेंसर मीडियम। जब लाइट रे रेयर मीडियम से एंटर करती है किस में? डेंसर मीडियम में, तो ओरिजिनल पाथ तो इसका ये है, लेकिन ये अपने ओरिजिनल पाथ पे नहीं जाती है बल्कि थोड़ी सी क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये क्यों होती है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है ऑप्टिकल डेंसिटी। इसका रीजन क्या है? ऑप्टिकल डेंसिटी। इसमें आपके पास जो रेयर मीडियम है, रेयर मीडियम, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो आपके पास है कम। ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या है? किसी भी मीडियम की वो पावर कि वो लाइट रे को कितना रिजिस्ट कर सकता है, बेंड कर सकता है।
रेयर मीडियम जो है वो आपके पास एयर है, एयर जो है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, ऑप्टिकल डेंसिटी कम है तो इसी वजह से इसमें लाइट रे जो है वो इतनी बेंड डाउन नहीं होती है, लाइट इसमें तकरीबन स्ट्रेट ट्रेवल करती है। लेकिन जैसे ही लाइट रे जो है वो वाटर में एंटर होती है, वाटर जो है वो आपके पास कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम, और इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो आपके पास क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब यह है, अगर मैं आपको थोड़ा सा एक डायग्राम दिखा दूं, वाटर जो है वो चूंकि इसमें इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, जब लाइट रे आती है इनके साथ टकराती है तो ये लाइट में जो फोटॉन्स है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इनको ये क्या करती हैं, रास्ते में थोड़ी सी रुकावट डाल देती है, उनकी स्पीड भी कम कर लेती है, जिसकी वजह से उनका थोड़ा सा डायरेक्शन जो है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इस फिनोमेना को हम बेसिकली क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वो फिनोमेना जिसमें लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब एंटर करती है तो दो चीजें जो है वो मेनली चेंज होती हैं। द फर्स्ट वन इज इट्स स्पीड एंड द सेकेंड वन इज इट्स डायरेक्शन। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें ये वाली रे जो है दिस इज अ इंसिडेंट रे, दिस इज इंसिडेंट रे, और ये वाली जो रे है दिस इज अ रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, दिस इज अ रिफ्रैक्टेड रे। अब अगर हमने ये देखना है कि रे जो है वो अपनी ओरिजिनल पाथ से कितनी बेंड हो गई है, तो इसके लिए हम यहां पे एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। दिस लाइन इज अ नॉर्मल लाइन। ठीक है, नॉर्मल लाइन कौन सी लाइन होती है, ये आपके पास वो लाइन है जो इस सरफेस को 90 के एंगल पर होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर टू सरफेस। वो लाइन जो इस सरफेस को क्या होता है, परपेंडिकुलर, इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं कि ये कौन सी लाइन है, नॉर्मल लाइन। नॉर्मल लाइन हमें क्या बताती है, ये बेसिकली हमें ये बताती है कि आपकी इंसिडेंट रे जो है वो कितनी थी और ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये कितनी बेंड हो गई है। यहां पे भी एंगल हमें बताती है और यहां पर भी हमें एंगल बताती है। अगर आप इधर देख लें, ये एंगल आपके पास कौन सी एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल कौन सी है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आपके पास है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपके पास है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहां पे दो केसेस हैं। पहला केस ये है, रे एंटर फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। रे जो है वो एंटर करती है रेयर से किस मीडियम में, डेंसर में। रेयर और डेंसर दोनों मैंने आपको बताए हैं। जब रे जो है रेयर से एंटर करती है डेंसर में तो पहली चीज क्या है, स्पीड डिक्रीजेस। स्पीड क्या होती है, कम। स्पीड अगर कम होती है, रे, ये जो रे है बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल, रे बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, रे बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल। ये जो रे है ये नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। अब इस केस में अगर ये एंगल आपके पास है 20 डिग्री तो ये एंगल आपके पास फर्ज करे आ जाएगी 15 डिग्री। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आपके पास ग्रेटर होगी किससे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, बिकॉज द रे बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल। अब इसमें सेकेंड केस है, सेकेंड केस में क्या है, रे एंटर फ्रॉम डेंसर इनटू रेयर मीडियम। रे एंटर फ्रॉम डेंसर इनटू रेयर मीडियम। रे जो है वो डेंसर से कहां पे जा रही है, रेयर में। अब इस केस में थोड़ा सा जो है उसमें चेंज है। ये आपके पास डेंसर मीडियम है नीचे वाला, ये इंसिडेंट रे है। रे जो है उसने ये वाली पाथ फॉलो करनी थी लेकिन उनकी स्पीड जो है वो थोड़ी सी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। यहां पे डिक्रीज, यहां पे इंक्रीज, क्योंकि ये डेंसर से कहां पे जा रही है, रेयर में। एंड दिस इज द नॉर्मल लाइन, नॉर्मल, नॉर्मल प्राइम, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ
रिफ्रैक्शन। अब इस केस में क्या होता है, देखिए अपने साथ नोट करें, स्पीड इंक्रीजेस, इसमें स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है। नशील इधर, स्पीड इंक्रीजेस, रे बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। रे जो है वो नॉर्मल से अवे बेंड करती है, रे बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक था। अच्छा, अब होता क्या है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये लेस होती है किससे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। अगर ये एंगल आपके पास 15 है तो फर्ज करिए आपके पास कितनी होगी, 20 डिग्री होगी। क्योंकि अब इसमें ये मेन क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेंगे कि रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करते हैं तो किन किन चीजों में चेंज आता है, डायरेक्शन में और स्पीड में। जब रे रेयर से डेंसर में जाती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। रे किस तरफ बेंड होती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। दूसरे केस में रे बेंड्स होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो आपके पास क्या होता है, कम होता है। ये इसमें मेन जो है वो पॉइंट्स है। अब अगर इस तरह की सिचुएशन है, रीजन भी पूछ सकते हैं कि ऑप्टिकल, मतलब ये क्या रीजन है कि रे बेंड हो जाती है, तो आपने सिंपल कहना है ऑप्टिकल डेंसिटी। आपसे ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, ये मीडियम की पावर है, बेंडिंग की पावर है कि वो लाइट रे को कितना बेंड करता है। अब इसमें एक जो स्पेशल केस है वो आपके पास ये है कि अगर रे जो है वो एग्जैक्टली नॉर्मल के ऊपर आती है तो फिर क्या सिचुएशन होगी। देखें, ये आपके पास नॉर्मल लाइन है, अगर आपकी लाइट रे जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी नॉर्मल पे आएगी तो फिर क्या सिचुएशन होगी, याद रखें। तो इस केस में आपके पास रे नॉट बेंड्स, रे जो है वो आपके पास बेंड नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि एक तो ये पाथ जो है वो बड़ी शॉर्टेस्ट पाथ है। अगर मैं यहां से एक लाइट रे यहां से आती है फिर यहां से यहां थे तो ये वाली जो पाथ है ये आपके पास शॉर्टेस्ट है। क्या है, शॉर्टेस्ट, एक रीजन ये है। और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो तो बहुत ज्यादा है। अब अगर ये बेंड करेगी तो ये किसी दूसरे प्लेन में एंटर करेगी और ये आपके पास क्या है, वायलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमें क्या कहती है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमें ये कहती है कि ये जो आपके पास नॉर्मल लाइन है, देखिए ये आपके पास फर्ज करिए एक रे है इंसिडेंट रे, ये रे आपके पास रिफ्रैक्टेड रे है। फर्स्ट लॉ हमें कहती है कि ये जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे, और ये जो नॉर्मल लाइन है ये एक ही प्लेन में लाई करेंगे। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल लाइन, इट विल लाई इन द सेम प्लेन। एक्स वाई प्लेन में है तो एक्स वाई प्लेन में सारे होंगे, कोई जेड प्लेन में नहीं जाएगा। अब यहां पे अगर ये लाइट रे बेंड करेगी तो ये तो किसी और प्लेन में जाएगी, और प्लेन में जाएगी तो ये आपके पास ये लॉ जो है इसकी क्या होगी, वायलेशन होगी। आपसे व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये बेसिकली रेशियो है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। अब इसका मतलब क्या है, हमने रिफ्रैक्शन के टॉपिक में ये चीज अंडरस्टैंड की थी कि जब भी लाइट रे आपके पास एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो इनकी स्पीड और डायरेक्शन में क्या चीज आएगी, चेंज आएगी। ये आपके पास कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम है। दिस इज अ रेयर मीडियम एंड दिस इज अ डेंसर मीडियम। ऊपर रेयर मीडियम है, आपके पास है एयर, या आप कंसिडर कर ली वैक्यूम, एयर या वैक्यूम, और नीचे आपके पास डेंसर मीडियम है, आप इसको कंसिडर कर ले वाटर या ग्लास। ठीक है, एक लाइट रे
जब वैक्यूम में या एयर में एंटर करती है उनसे फिर चली जाती हैं किस में, एयर और वैक्यूम से वो एंटर करती हैं किस में, वाटर में या ग्लास में। तो थोड़ी सी ये जो रे जो है ये अपनी ओरिजिनल पाथ से क्या कर लेती है, डिविएट कर लेती है। ये जो डॉटेड लाइन है दिस इज द ओरिजिनल पाथ एंड और दूसरी लाइन जो है ये आपके पास कौन सी पाथ है, ये रिफ्रैक्टेड पाथ है, जो रे जो है जो बेंड हो गई है। अब अगर आप यहां पे स्पीड देख लें ऊपर, तो यहां पे आपके पास आ रहा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज सी स्पीड ऑफ अ लाइट। और नीचे आपके पास स्पीड जो है वो थोड़ी कम हो गई है, फर्ज करें आपके पास है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इन दोनों में जब आप रेशियो लेंगे इसको बेसिकली हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट in vacuum to speed of light in other mediums. Ratio between speed of light in vacuum to speed of light in other medium. देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उनको हम इन से रिप्रेजेंट करते हैं। इन आपके पास बराबर है C/V, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ये आपके पास बराबर है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर स्लैश वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट in other mediums, speed of light in other medium। इनके दरमियान जब आप रेशियो लेंगे तो ये आपको क्या देगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसकी अगर आपने V निकालनी है तो V = C/N। अगर आपने फर्ज करी C निकालनी है तो C = NV। अब इसकी कोई यूनिट नहीं है बिकॉज रेशियो बिटवीन सिमिलर क्वांटिटीज, क्योंकि ये रेशियो है किसके दरमियान, सिमिलर क्वांटिटीज के दरमियान, इसकी वजह से इसकी कोई भी यूनिट जो है वो नहीं है। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस है। आप लोगों का पहला जो एग्जांपल है वो आपके पास है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर हैविंग इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन 1.33। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर हैविंग इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन 1.33। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन आपको दिया गया है 1.33। आपसे क्या मांग रहे हैं, वी आपके पास क्या है, स्पीड ऑफ लाइट किस में मांग रहा है, वाटर में। तो आपके पास फार्मूला ये है V = C/N। C आपके पास है 3 × 10⁸ और इन आपको कितना दिया गया है 1.33। तो आप जब इनको डिवाइड करेंगे इनसे सिंपल आपके पास आंसर आएगा 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर जिनका इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन 1.33। तो ये भी नोट करें, ये एमसीक्यूज में आता है कि इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर इज डैश। अब इसके बाद सेकंड नंबर पे आपके पास एक क्वेश्चन आता है, एक असाइनमेंट है। वो असाइनमेंट क्या है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन केरोसिन ऑयल इज 2.0, केरोसिन ऑयल है उसमें आपके पास स्पीड है 2.08 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड इन अ केरोसिन ऑयल। अब हमसे क्या कैलकुलेट द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन। C हमारे पास है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमसे क्या मांग रहे हैं, N। तो सिंपल फार्मूला है N = C/V। C कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय V आपके पास कितना है 2.08 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो आपस में कैंसिल हो गए, तो 3 तक C में 2 कर लें, 0.8 जो है उसकी जगह पे राउंडिंग ऑफ कर लें।
2 एकन 2, 1.5 आता है। कितना आता है? 1.5। तो अब ये भी अपने साथ नोट कर ले कि इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन जो है केरोसिन ऑयल का कितना है? 1.5। ठीक दा। व्हाट इज वेव? हमने वेव को डिस्कस करना है और इसकी मुख्तलिफ तरह की टाइप्स जो है उसको भी हम ये डिस्कस करना है। ठीक है, वेव एनर्जी कैरियर है। क्या है? एनर्जी कैरियर। वेव बेसिकली डिस्टरबेंस है जिसका काम है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, या इन द प्रेजेंस ऑफ ए मीडियम या इन द एब्सेंस ऑफ ए मीडियम। वेव क्या है? डिस्टरबेंस है। डिस्टरबेंस विच कैरी एनर्जी in the presence or in the absence of a medium। वेव आपके पास डिस्टरबेंस है, इसका काम है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, चाहे मीडियम मौजूद हो चाहे मीडियम मौजूद हो ना हो। अब हम इसकी एक सिंपल मिसाल पढ़ लेते हैं। ये आपके पास एक रस्सी है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट है। मैं इसको जर्क दे देता हूं। क्या दे देता हूं? जर्क। जब मैं इसको जर्क दे देता हूं तो इसमें इस तरह की एक वेव जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब इस वेव का काम क्या है? मीटर तो कहीं पर भी नहीं जाता है, देखिए रस्सी कहीं पर नहीं जाएगी, लेकिन रस्सी के अंदर जो एनर्जी है वो आगे ट्रांसफर होगी। ये जो एनर्जी की ट्रांसफर है जिस तरीके से हो रही है, ये बेसिकली आपके पास क्या है? वेव है। वेव डज नॉट ट्रांसफर मैटर। ये मैटर को ट्रांसफर नहीं करती है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ किसको ट्रांसफर करना है? एनर्जी को ट्रांसफर करना है। देखिए अब हम इसको और थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये आपके पास एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, मैं इसमें एक पत्थर फेंक देता हूं इस तरीके से। जब मैं इसमें एक पत्थर फेंक देता हूं तो ये जो पत्थर है ये पार्टिकल्स को एनर्जी दे देता है, और एनर्जी जो है वो इस तरीके से क्या होती है? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाती है। तो अब ये जो यहाँ पे वाटर है, वाटर में जो आपने पत्थर फेंका है, उस पत्थर को आपने जो एनर्जी दी है वो एनर्जी इस तरीके से आगे क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। इसको बेसिकली फिर हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो मैकेनिज्म है, ये जो डिस्टरबेंस है जिसका काम है एनर्जी को आगे लेके जाना, ये बेसिकली आपके पास क्या है? वेव है। अब वेव जो है इसके टाइप्स हैं। वेव के क्या है? टाइप्स। 3 टाइप्स है। पहला है आपके पास मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल कौन से वेव्स होते हैं? ये वेव की एक टाइप है जिसको मीडियम की जरूरत होती है। वेव्स विच need a medium for its propagation। ऐसी वेव्स जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? मीडियम की। उसको हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव्स। इनकी एग्जांपल्स क्या है? देखिए साउंड, मेरी जो आवाज है वो आप तक इसी वजह से आ रही है क्योंकि मेरे और आपके दरमियान क्या है? एयर पार्टिकल्स हैं। वाटर वेव्स, पानी में जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो किस वजह से प्रोड्यूस होती हैं?
मतलब वहां पे पार्टिकल्स है, वहां पे मीडियम है, इसी वजह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। स्ट्रिंग वेव्स, रस्सी में जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो भी मैकेनिकल है, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड नंबर पे आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कौन सी वेव्स है जिसे मीडियम की जरूरत नहीं होती है? दोज वेव्स which does not require any medium for its propagation। ऐसी वेव्स जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल्स क्या है? क्यों इसको क्यों जरूरत नहीं होती है? क्यों? क्योंकि इसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड, एक देखिए ये पैदा कैसे होती है, जब एक चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर लेता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों चेंज होती है। एक जब चेंज होता है तो दूसरा वहां पे पैदा होता है, दूसरा चेंज होता है तो पहला वाला, मतलब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक, फिर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक, इस तरह ये चार्ज जितना ऑसिलेट करता है वहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आ जाते हैं। तो कौन सी वेव प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसकी जो एग्जांपल्स है वो है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, एक्सरेज, यूवी विजिबल, ये सारी इसमें आती है, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपके पास है मैटर वेव्स। मैटर वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? ऐसी वेव्स जो किसी भी मैटर के साथ एसोसिएट होती हैं। वेव्स एसोसिएटेड विद मैटर्स, वेव्स एसोसिएटेड विद मैटर्स, इनको हम डी ब्रॉगली वेव्स भी कहते हैं, ठीक है। डी ब्रॉगली वेव्स क्यों? क्योंकि इसके ऊपर काम किसने किया था? डी ब्रॉगली ने। अब इसकी हम एक मिसाल ले लेते हैं, वेव्स एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स। वो वेव्स जो इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डी ब्रॉगली वेव्स या मैटर वेव्स, ठीक है।